बच्चों आज हम पढ़ेंगे कूलम का नियम। कूलम नियम है क्या और पढ़ते क्यों हैं? आप अभी तक पढ़े हैं आवेशों के बारे में। अब एक आवेश दूसरे आवेश पर कितना बल लगाएगा और इस बल की प्रकृति क्या होगी? क्या ये आकर्षण प्रकृति का होगा कि प्रतिकर्षण? इसके बारे में किसने अध्ययन किया? कूलम्स ने। कूलम ने यह कहा कि दो बिंदु आवेश और दोनों क्या है? स्थिर आवेश है। देखो इस नियम के लिए कुछ सीमाएं हैं। एक तो यह है कि बिंदु आवेश और दूसरा स्थिर आवेश। मतलब दोनों चार्ज गति में नहीं है, इसी पॉइंट में स्थिर है, स्थित है। ठीक है, और ये दोनों बिंदु हैं। बिंदु आवेश समझ लो। जैसे देखो इस चार्ज की साइज यहां से यहां तक है, इस चार्ज की साइज यहां से यहां तक है। साइज देख लिए। अब मीन्स आकार, इनके बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी उन आवेशों की साइज से बहुत ज्यादा हो तो उनको हम बोलते हैं बिंदु आवेश। क्या बोलते हैं? बिंदु आवेश। अब मान लो ऐसा हो अब देखो इनके बीच की सेपरेशन देखो, सेंटर सेपरेशन लेते हैं यहां से यहां। इनके बीच की दूरी इनकी साइज से, देखो इनकी साइज से बहुत ज्यादा नहीं है। इंग्लिश में बोलेंगे कंपेरेबल है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी ज्यादा आ रही। तो ऐसे को हम बिंदु आवेश नहीं बोलेंगे, ये बिंदु आवेश नहीं है। और ये क्या है? बिंदु आवेश है। तो जिनको लिखना हो लिख लो, कुछ लिखा देंगे, बाकी क्वांटिटेटिव आप न्यूमेरिकल के लिए पढ़ा रहे हैं बैचिए। देखिए बिंदु आवेश क्या होता है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी आवेश की साइज से ज्यादा हो, काफी ज्यादा हो। मींस आवेश की साइज उनके मुकाबले नगण्य हो। आवेश की साइज उनके मुकाबले क्या हो? नगण्य हो। उनको हम बोलते हैं बिंदु आवेश। तो कूलम्स लॉ किसके लिए है? एक तो बिंदु आवेशों के लिए है और दूसरा दोनों स्थिर आवेश हैं। ये बताएंगे स्थिर नहीं होंगे तो जानते हो एक बल और लग जाएगा, चुंबकीय बल। ये इनका स्थिर होना जरूरी है कूलम्स लॉ के स्टडी के लिए। तो कूलम ने ये कहा कि दो बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेशों, सुनिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षित या प्रतिकर्षित बल। अब यह आकर्षण प्रवृत्ति का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी। अब कैसे जानेंगे? अरे भाई दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, या तो दोनों प्लस प्लस हैं पॉजिटिव, या दोनों निगेटिव तो प्रतिकर्षित। दोनों विपरीत, एक धनात्मक एक ऋणात्मक तो आकर्षित। तो दोनों के बीच लगने वाला बल दोनों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। देखो ये गुणनफल और ये क्या? परिमाण के अनुक्रमानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परिमाण का मतलब समझिए, यदि ये -3 है और ये 4 है, तब भी यहां पे इसको हम क्या लिखेंगे? 3 ही लिखेंगे। और इसको क्या लिखेंगे?
ये तो ऑटोमेटिकली 4 है, मतलब उसको हम साइन हटा देंगे। अब मान लो Q1 -3 होता, Q2 -4 होता, तो हम इसको भी 3 लिखते हैं और इसको भी 4 लिखते हैं। तो आप कहेंगे माइनस का मतलब क्या होगा? माइनस का मतलब बताएंगे ना यार, माइनस या प्लस का, ये दिशा बताएंगे कि फोर्स कहां से कहां लगेगा। कहने का मतलब 3 और 4 कूलाम के बीच लगने वाला फोर्स और 3 और -4 कूलाम के बीच लगने वाला फोर्स और -3 और -4 कूलाम के बीच लगने वाला फोर्स सेम दूरी पर बराबर होगा, परिमाण में। किसमें? परिमाण में। दिशा, दिशा के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ये फोर्स जो होगा, होगा कहां? दोनों चार्ज को, दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के एलांग होगा। जैसे मान लो ये है, तो ये फोर्स कहां होगा? इसी रेखा को मिलाने वाली लाइन के एलांग होगा। अब या तो इधर होगा या इधर होगा, अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो इन दोनों को मिला दो यार, तो क्या आ जाएगा? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सबको मालूम है कि समानुपातिक चिन्ह हटाते हो तो क्या यूज करते हो? स्थिरांक, तो इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हो। तो यहां स्थिरांक के रूप में के यूज करते हैं। ये यूज कर लिए के क्या है? के है, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, स्थिर वैद्युत नियतांक। स्थिरांक क्या है? के नियतांक क्या है? नियतांक, इंग्लिश में कांस्टेंट। कौन सा नियतांक है? स्थिर वैद्युत नियतांक, ये हो गया। अच्छा, तो आपने ये देखा, ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। कुछ ऐसा ही गुरुत्वाकर्षण बल था, वो बस क्या था? दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती था। दूरी के वो भी क्या था? व्युत्क्रमानुपाती। ऐसे फोर्स को आप पढ़े होंगे, हम बोलते हैं संरक्षी बल। ऐसे बल को हम क्या बोलते हैं? संरक्षी बल। पर साल आपने पढ़ा होगा संरक्षित बल, एक पढ़ा होगा आपने असंरक्षित बल। संरक्षी बल इंग्लिश में बोलेंगे कंजर्वेटिव। क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव। अच्छा, अब यह हुआ कि के की वैल्यू एक तो किस पे निर्भर करेगी? किस सिस्टम में तुम इन चीजों का नापन कर रहे हो, मापन कर रहे हो। तो सिस्टम में हम क्या लेते हैं? एसआई। क्या लेते हैं? एसआई। आपने पढ़ा होगा सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, और फिर क्या पढ़ा होगा? एसआई। अब यदि दोनों आवेश कहां रखे हैं? आवेश कहां रखे हैं? आवेश रखे हैं मान लो फ्री स्पेस बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। दोनों आवेश कहां है? निर्वात। लगभग उसको एयर भी हम मानते हैं। एयर और निर्वात का लगभग से, हालांकि कुछ डिफरेंस है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन में हम सेम मानते हैं। अब मान लो दोनों आवेश निर्वात में रखे हैं, तो जब दोनों आवेश निर्वात में रखे हैं तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि के की वैल्यू 8.9875 10⁹ आई, लगभग आई। इसको राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेशन में क्या लिख देते हैं? 9 × 10⁹। अब देखो इसकी मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो यहां पे हम रख देंगे
अब क्योंकि आपने एसआई सिस्टम ले लिया है तो अब आप यहां पे न्यूटन लिख दीजिए। पहले नहीं लिखे थे भाई न्यूटन, कैसे लिखते थे न्यूटन? पहले आपका जिस सिस्टम में नाप रहे हैं वो क्लियर नहीं था, अब क्लियर है तो लिख दिया यार। अच्छा, ये हुआ। अब यह सोचा गया कि जब हम विद्युत वाला चैप्टर, विद्युत स्थितिकी और चुंबकीय वाला चैप्टर, ये सब हम पढ़ेंगे तो कई जगह हमें गोलीय सम्मति, रेखीय सम्मति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्री, सिलेंड्रिकल सिमेट्री, इनके टर्म यूज आएंगे। तो यह सोचा गया कि इस कांस्टेंट में पाई लगाया जाए। देखो, जब आप कोई गोले का क्षेत्रफल पढ़ेंगे वहां पाई आएगा। गोले का क्षेत्रफल वगैरह हमको कहां पढ़ना पड़ता है? जब हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे वहां पाई आएगा। तो यह हुआ कि पाई तो इरेशनल नंबर है यार, तो क्यों ना इसमें कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इसमें हम पाई इंट्रोड्यूस करते हैं। पाई लगा के इस फार्मूले को बनाएं, इस नीतांक में पाई लगाएं। आपसे बोलेगा पाई आप क्यों लगाते हैं? जिससे बता तो रहे हैं कि अभी जब आप आगे पढ़ेंगे, गॉस प्रमेय वगैरह पढ़ेंगे, तो फिजिक्स में इस चैप्टर में और चुंबकीय वाले चैप्टर में और विद्युत वाले चैप्टर में पाई कई जगह आएगा। जैसे मान लो गोले का विद्युत क्षेत्र निकालना है, वहां पाई आएगा। जब ये पाई रहेगा और वो वहां पाई रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, सीधे काट देंगे आप, कैलकुलेशन इजी होगा। उसको बोलते हैं रेशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम। क्या बोलते हैं? आरएमकेएस। इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम। इस 9 × 10⁹ को पाई के फॉर्म में ऐसा लिखा गया। अब आपको ये मिला पहली बार एक चीज और, ये अब देखो कांस्टेंट के अंदर एक कांस्टेंट आया। अरे भाई देखो, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये आएगा रख दोगे, ये भी नियरली आएगा 8.85 10⁻⁻12। जैसे ये लगभग है, ये कुछ डिजिट तक है। अब ये मतलब अप्रॉक्सीमेटली 9 ऐसे ही है। अभी 85 के बाद कुछ डिजिट है, लगभग इतना। अब इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे निर्वात की, सुनो, चार्ज कहां रखे हैं? वायु में या निर्वात में, तो क्या बोलेंगे? निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलेंगे? निर्वात की विद्युतशीलता। इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस। तो यार ये आपका जो ये है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। इसी ला को कैसे लिख सकते हैं? देखिए वेक्टर फॉर्म में आपका ये Q1 था और आपका ये Q2 था। इनके बीच की सेपरेशन R थी। तो जितने से ये इस पे बल लगाता है उतने से ही ये भी इसमें बल लगा रहा। तो इसको हम लिख सकते हैं, मान लो दोनों प्लस है या दोनों क्या है? माइनस। अरे प्लस प्लस होंगे तो भी रिपेल करेंगे, माइनस माइनस होंगे तो भी रिपेल करेंगे। तो मान लो हम इसको लिखते हैं F21 और इसको लिख रहे हैं F12। अब जैसे कोई कहता है कि F21 है क्या, तो F21 है कि Q1 Q2 / R²।
अब देखो वेक्टर फॉर्म, तो आप ये बताइए 11th में आपने पढ़ा है किसी वेक्टर को लिखने के लिए एक तो उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं और एक क्या लिखते हैं, उसकी डायरेक्शन। ये वाला पोर्शन मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसकी डायरेक्शन कहां है, इधर से इधर है, तो लिख लो आर कैप। अब आर कैप क्या है, आर कैप है यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश, एकांक सदिश भी बोलते हैं, इकाई सदिश भी बोलते हैं। दिशा कहां से कहां होगी, आवेश 1 से 1 से आवेश 2 की ओर, माने इधर से लेके इधर तक, ऐसे। अब सुनना अच्छे से, आर कैप, देखो यहां से एक कैप क्या होता है, सदिश ए अपान उसका परिमाण ए, तो आर कैप क्या हो जाएगा, देखो सदिश आर अपान माड आर, मैग्नीट्यूड परिमाण, अरे यार वेक्टर ए का परिमाण ए ही होता है, 11th में पढ़ा होगा आपने, तो यहां हम रख देते हैं। जब हम ये देखो जब यहां एरो मारे हैं तो देखो यहां पे क्या लगा है, यूनिट वेक्टर। ये हो गया। अब आप जब रख देंगे, देखिए ये आर कैप रखिए यहां पे, देखो आर कैप, तो ये वेक्टर आर, और ये आर, देखो ये आर ही होगा, और ये आर स्क्वायर, तो ये आपका अरे भाई ये मत बोलना कि ये इसके इन्वर्सली, हम ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए अब सुनिए अच्छे से, अब कोई कहेगा कि ये आर वेक्टर क्या है। अब देखो अभी यहां पे जो तुमको दिख रहा था, हमने क्या बताया, ये बल लगा रहा इस पे, माने ये बल अनुभव कर रहा और ये बल लगाने वाला है। अभी हम अपना अध्ययन किसमें कर रहे हैं, Q2 पे। Q2 को मान लो परीक्षण आवेश है, कौन सा, इस पे बल लग रहा, बल कौन लगा रहा, Q1, 3 बार बोलेंगे, Q2 पर बल लग रहा, बल कौन लगा रहा, Q1, Q2 पर बल लग रहा, बल कौन लगा रहा, Q1। तो जो ये सदिश आर है, वो वेक्टर आर बोलते हो, ये है क्या, ये है पोजीशन वेक्टर, स्थित सदिश। क्या है, स्थित सदिश, किसका, परीक्षण आवेश का, इसको बोलेंगे परीक्षण आवेश का। किसके किसके संदर्भ में, इसके। देखो वेक्टर आर क्या है, इधर से हाथ इधर की ओर है, इसको बोलते हैं स्थित सदिश, किसका, परीक्षण आवेश का। किसके रिस्पेक्ट में, परीक्षण आवेश का, बल लगाने वाले आवेश के सापेक्ष। देखो आर वेक्टर है क्या, स्थित सदिश है, किसका है, इसका, किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष। ऐसे ही
अब मान लो हम F12 की F21 की यहां पे सॉरी F21 होगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही मान लो हम F12 की स्टडी करें तो फोर्स कितने आएगा यार। लेकिन सुनो, ये वाला इसमें इधर लगेगा, तो इधर से इधर यदि प्लस आर कैप है तो इधर से इधर क्या हो जाएगा, माइनस आर कैप। देखो, आर कैप में चाहे परिमाण निकालो चाहे माइनस आर कैप में, क्या आएगा, 1। इकाई सदिश का परिणाम क्या होता है, 1। अब यदि इधर से इधर पॉजिटिव वेक्टर है तो इधर से इधर क्या होगा, उसका नेगेटिव वेक्टर। तो यदि आप यहां रखेंगे तो यह 1 2 आएगा, सेम वही प्रोसीजर करेंगे तो माइनस वेक्टर आर। अब देखिए F21 और F इसमें केवल माइनस का अंतर है। देखो, यदि वेक्टर आर इधर से इधर है तो माइनस किधर हो जाएगा, इधर से इधर। ये इसका क्या है, नेगेटिव वेक्टर। अब माइनस आर, सुनिए, माइनस आर वेक्टर किसका है, इसका पोजीशन वेक्टर इसके रिस्पेक्ट में। यदि इधर से इधर तक आर वेक्टर है तो इधर से इधर क्या होगा, माइनस आर वेक्टर। अब सुनिएगा, बड़ी शानदार चीज है, देखिएगा, वेक्टर आर का भी मॉड आर होगा, लेंथ सेपरेशन तो आ रही है, अब माइनस आर का भी क्या होगा, आर ही होगा। देखिए आप यहां आर रख देंगे, यहां आर रख देंगे तो वही आ जाएगा K Q1 Q2 आर स्क्वायर आ जाएगा, वेक्टर बताने के लिए। वो इधर से इधर, वो इधर से इधर। समझ में आ रहा आप लोगों को। अब आप कहेंगे तो यहां 1 लिखे हैं, अरे भाई ये यूनिट वेक्टर इकाई सदिश है। कौन सा है, इकाई सदिश। इकाई सदिश का परिमाण क्या होता है, 1। परिमाण 1 होता है। तो इससे क्या निकल आया यार, देखो दोनों के, देखो परिमाण, देखो दोनों के परिमाण बराबर हैं, लेकिन देखो दोनों बराबर तो हैं लेकिन क्या है, अपोजिट। मीन्स किसको फॉलो करते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ को, तृतीय नियम को। अब यदि इसमें मॉड लगाते हैं, परिमाण निकाल लें, परिमाण में दोनों बराबर, बराबर मान ले भाई, दोनों का परिमाण तो बराबर है ना। जितना पहला दूसरे में लगा रहा उतना दूसरा पहले पे लगा रहा, दिशा विपरीत। वो बोल रहा है इधर से इधर तुमको हम रिपल करेंगे, तो ये बोलता है, जैसे मान लो ये इधर से इधर रिपल किया, ये भी बोलता है कि तुमको हम इधर से इधर रिपल करेंगे। अब रिपल करने का मतलब नहीं कि जिस स्पीड से वो गया उधर से ये जाएगा, ये सब बात की बात आएगी। तैयार हो सकता है किसी का मास ज्यादा हो किसी कम हो, वो सब बात की बात है, क्लियर ना। अभी ये आप ध्यान रखिए कि जब, लेकिन देखिए क्या है, पॉजिटिव, क्या है, पॉजिटिव। देखिए जब दोनों का प्रोडक्ट क्या है, ध्यान रखिएगा, जब भी दोनों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा आएगा, जब भी, तो हम ये देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, है ना, देख लेते हैं कि कब बड़ा आएगा। दो संख्याओं का गुणा 0 से बड़ा कब होता है, जब दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो। धनात्मक होंगे तो प्रतिकर्षण बल, दोनों ऋणात्मक होंगे तो प्रतिकर्षण। तो मतलब ये ध्यान रखना है, दोनों का गुणा 0 से बड़ा है तो ये समझ लेना ये क्या है, प्रतिकर्षण बल। क्या है, तो बल की प्रकृति क्या होगी, प्रतिकर्षण। अब इसका उल्टा देखो, अब मान लो इसके आगे Q1 Q2 0 से कम हो, या तो Q1 धनात्मक होगा तो Q2 ऋणात्मक होगा, या Q1 ऋणात्मक होगा तो Q2 धनात्मक होगा।
विपरीत हो जाएंगे भाई, विपरीत हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? आकर्षण क्या हो जाएगा? बल की प्रकृति क्या होगी? आकर्षण। तो इसमें देख लीजिए, जैसे मान लीजिए Q1 प्लस है, Q2 माइनस, तो ये इसको इधर खींचेगा, तो ये भी इसको इधर खींचेगा। अभी भी देखो अपोजिट, परिमाण में दोनों बराबर होंगे पर क्या होंगे? अपोजिट। मतलब ऑलवेज क्या आएगा? ऑलवेज आएगा F12 इक्वल टू माइनस F21, लेकिन दोनों परिमाण में क्या होंगे? बराबर। ये ध्यान रखिएगा, परिमाण में बराबर, वेक्टर में क्या होंगे? अपोजिट। ठीक है, एक इधर तो एक इधर। बोलो क्लियर? समझ में आ रहा? या देखिए, एक इधर तो एक इधर, एक इधर, इधर से इधर तो एक इधर से इधर, या एक इधर से इधर तो एक इधर से इधर। विपरीत क्या होंगे? विपरीत। आ गया समझ में? देखो थोड़ा सा अभी कुछ हिंदी के टर्म बोलने में हमको होगा, लेकिन 3-4 दिन में अभ्यस्त हो जाएंगे। तुम्ही लोगों के लिए हिंदी का बना रहे हैं बेटा, है ना? हो सके देखो, यदि फायदा होता है जरूर देखो वीडियो। तो आपने देखा दोनों आवेश किसी मीडियम में नहीं है। कहा है? निर्वात में है। तो इतना आता है कि ये आपने पढ़ा आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना। अब मान लो दोनों आवेश को किसी माध्यम में रख दिया जाए, ऐसे। बहुत माध्यम इतने बस नहीं है, मतलब पूरा माध्यम जो है उसी के ये चार्ज, मतलब पूरे सराउंडिंग में ये चार्ज, आवेश पूरी तरह से माध्यम में फील्ड है। क्लियर? ये चारों ओर माध्यम है, ऐसे भरा है। अब बात आती है कि यार ये इसमें कितना फोर्स लगाएगा? अब भी ये इसमें इतने फोर्स लगाएगा। अब आप कहेंगे है ये क्या पढ़ा रहे हैं, इसमें फोर्स तो घटता है। बिल्कुल घटेगा, लेकिन ये नहीं घटा रहा। ये कहता है कि भाई हम उतने फोर्स लगा रहे हैं तुम में, घटाने वाला कोई और है। समझिए कैसे घटेगा, समझिएगा कैसे घटेगा। क्या होता है, जिस माध्यम में ये रखा है तो माध्यम में भी परमाणु होंगे। अब ये माइनस है, जैसे सॉरी ये Q1 Q2 चार्ज है। तो चार्ज क्या करते हैं? एक सेकंड रुकिएगा। चलिए अब हम देखते हैं, यदि दोनों आवेश किसी माध्यम में रखे हैं तो क्या होगा? निर्वात में आपने पढ़ा कि भाई इतना आएगा। अब मान लो दोनों चार्ज किसी माध्यम में है, मतलब माध्यम के पूरी तरह से अंदर है, माध्यम इनके चारों ओर, बस यहां नहीं है। यदि हायर क्लास में जाओगे देखोगे केवल यहां है, तो कैसा लगेगा? पूरी तरह से चारों ओर माध्यम है, कोई भी माध्यम है। माध्यम, अब माध्यम है यार, तो माध्यम के भी कुछ गुण होंगे, इनमें भी वही कहानी, अणु परमाणु होंगे। तो क्या होगा, जो ये आवेश है ये ध्रुवीकरण करेंगे, ये यहां भी प्लस माइनस तोड़ेंगे और उनको संरेखित करेंगे। कुल मिला के भी आप ऐसा सोचिए कि इनके अंदर भी कुछ ना कुछ चार्ज आएंगे, उनको हम बोलते हैं इंड्यूस चार्ज। क्या बोलते हैं? इंड्यूस चार्ज। अब उसकी इंड्यूस चार्ज की, इंड्यूस आवेश की प्लीज हिंदी देख लीजिएगा, क्या बोलेंगे? इंड्यूस चार्ज। माध्यम का अपना एक गुण होगा,
ये चार्ज जाएंगे। आगे आप पढ़ेंगे कि इन चार्ज का क्या होगा, एक क्षेत्र होगा। अब क्षेत्र किसी माध्यम में है तो माध्यम में कुछ ये अपना जो असर है दिखाएंगे। इनके असर से इस माध्यम में खुद आवेश डेवलप हो जाएंगे, उनको बोलेंगे इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस आवेश। क्या बोलेंगे? इंड्यूस आवेश। इंड्यूस की हिंदी अभी नहीं दिमाग में आ रही, फिर बताएंगे, ठीक है? क्लियर? देखिए, तो जैसे मान लो ये इसमें फोर्स लगा रहा था एफ, ये अभी भी इतना फोर्स लगा रहा, ये इसमें कम फोर्स नहीं लगाया है भाई, ये अनुभव कम करेगा, नेट फोर्स देखो, नेट, इसमें परिणामी बल कम हो जाएगा, इसका इस पर बल उतने होगा। जो जिस माध्यम में ये है, माध्यम एक अपना बल लगाएगा एफएम, ये अभी भी उतने बल लगा रहा है। अब माध्यम एक बल लगा देगा एफएम, इसके लगाए गए बल का माध्यम वाला लगाया गया बल विरोध करता है। तो देखो, इसका इस पर फोर्स इतना आएगा, लेकिन इस पर कुल फोर्स, कुल बल, इसको हम बोलते हैं नेट फोर्स, परिणामी बल। सही सही शब्द है, परिणामी बल। एफ माइनस एफ एम हो जाएगा। अच्छा, मान लो एफ था, सपोज करो एफ था 100 और एफ एम मान लो कुछ भी है 30, तो 100 माइनस 30, अब जो बल हुआ 70। जो परिणामी बल है उसको हम लिख देते हैं एफ डैश। एफ डैश एफ से कम होगा, एफ डैश एफ से क्या होगा? कम। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए देखिए देखिए, ये एफ डैश एफ से कम हो जाएगा। अब सुनिएगा सुनिएगा, यदि ये माध्यम ना होता तो इस पे लगने वाला बल इतना होता, माध्यम में रखने के कारण इस पे लगने वाला एफ डैश है। एक बल ये आ गया जो इसका विरोध कर रहा, तो टोटल बल, कुल बल कम हो गया। देखो, अब ये कितना विरोध करेगा, वो अलग अलग माध्यम का अलग अलग गुण होगा, अलग अलग माध्यम का अलग अलग गुण होगा। बोलो, जैसे इसमें 30 किया, हो सकता है किसी में 50 कर दे विरोध। अलग अलग माध्यम का अलग अलग गुण होगा, अलग अलग उसमें इंड्यूस आवेश आएंगे। इंड्यूस आवेश की हिंदी बता देंगे, परेशान नहीं होना। क्लियर? तो अब देखिए, इस पे टोटल बल एफ डैश लग गया, ये अपना बल इसमें कम नहीं किया है, लिख देते हैं Q1 Q2 पर अभी भी उतना बल लगा रहा, अभी भी उतना ही बल लगा रहा, उतना ही बल लगा रहा है। जितना पहले, जितना पहले, नोट कर लेना यार ये। लेकिन लेकिन Q2 पर लगने वाला परिणामी बल निर्वात में लगने वाले बल से, निर्वात में लगने वाले बल से, राइटिंग खराब है यार, निर्वात में लगने वाले बल से, लगने वाले बल से कम होगा।
जितना ये पहले लगा रहा था अब भी उतना लगा रहा इस पे, ये अभी भी उतना लगा रहा। ये गलत भ्रम मत पालिएगा कि इसने इस पे फोर्स कम कर दिया, नहीं किया है, ये माध्यम ने कर दिया। अब माध्यम कितना करेगा, ये माध्यम के अलग अलग गुण पर निर्भर करेगा। अब इस पे लगने वाला कुल बल कम हो गया, परिणामी बल कम हो गया, लेकिन इसके द्वारा लगने वाला बल कम नहीं हुआ। ये लिख दिए यहां पे, नोट कर लेना, ठीक है। तो अब ये बात आई, ये यहां से यहां तक समझ में आ गया ना। तो अब ये बात आई बेटा, ये बात आई कि अब इस पे लगने वाला जो टोटल बल है वो कितना है। देखिए देखिए, टोटल बल अब एफ डैश, 3 बार बोलेंगे, पहले एफ था अब एफ डैश है, पहले एफ था अब एफ डैश है, पहले एफ था अब एफ डैश है, ये एफ डैश एफ से कम है। लेकिन जब ये एंटायरली फील्ड है, पूरी तरह से चारों, तो याद करिए कि आपने कूलम्स लॉ पढ़ा था ऐसा कुछ। अब मान लो हम किसी माध्यम में हैं, तो ये देखिए जब बल बदल गया माने यहां की वैल्यू बदलेगी, क्योंकि चार्ज वही है, आर वही है, सेम सेपरेशन में रखे हैं दोनों चार्ज, जितना पहले थे अभी भी रखे हैं, और तो बदल नहीं रहे, माने के बदलेगा। तो अब के की वैल्यू, अब के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब के की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखिए वहां क्या था, वहां था एप्सिलॉन नॉट, यहां एप्सिलॉन। तो ये क्या है, ये माध्यम की वैद्युतशीलता है, वो निर्वात की वैद्युतशीलता, ये माध्यम की। थोड़ा सा इन दोनों के बारे में सुन लो, इनको वैद्युतशीलता क्यों बोलते हैं समझिएगा। एप्सिलॉन की वैल्यू आई थी 8.85 10⁻⁻12। तो जो ये विद्युतशीलता है, इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू आप कह सकते हैं। देखिए ये भी विद्युतशीलता है, ये भी, ये माध्यम की है, ये किसकी है, माध्यम की, और ये किसकी है, निर्वात की। तो किसी, सुनिएगा, किसी मीडियम में हम जब ले जाएंगे तो उसकी विद्युतशीलता इसकी कुछ गुणा होगी। जैसे देखो, यदि हम पानी में ले जाएं तो ये नियरली आएगा 80 इंटू 8.5। मतलब यदि हम दोनों आवेश को पानी में रख दिए हैं तो विद्युतशीलता 80 गुना बढ़ जाएगी, 80 गुना बढ़ जाएगी। मान लो हम टेफलॉन में रख देंगे, टेफलॉन में, तो यहां पे 2 गुना बढ़ जाएगी। पेपर, कागज लगा देंगे तो नियरली 3.5 3.6 होता है, 3 गुना 4 गुना बढ़ जाएगी। किसी और मटेरियल में यहां 6 गुना बढ़ जाएगी। तो यह सोचा गया ये इसका कुछ गुना ही होगा। देखो एप्सिलॉन माध्यम का, एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा, कुछ गुना। जैसे वाटर में क्या हुआ, 80 गुना, किसी में 5 गुना। जैसे मान लो कांच में नियरली 5 पॉइंट, अलग अलग कांच होते, 5.7 गुना। गुना माने जानते क्या है, जितना ज्यादा गुना हो रहा उतना ज्यादा फोर्स डिक्रीज हो रहा, ज्यादा। अब आपसे कोई कहेगा इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू, सबसे मिनिमम, सबसे न्यूनतम वैल्यू क्या होगी,
एक गुना क्या होगी, इसकी सबसे माध्यम की न्यूनतम मान एक गुना होगा। और एक गुना किसमें होगा, निर्वात में। किसमें होगा, मतलब इसकी सबसे ये न्यूनतम मान है, इसका सबसे ये न्यूनतम मान होता है। बाकी मान इससे ज्यादा होंगे। जितना ज्यादा होंगे माध्यम वाला फोर्स, माध्यम वाला बल उतना ही विरोध करेगा, फोर्स उतना ही ज्यादा घटेगा। तो यह सोचा गया कि यार इस गुने को ही डिफाइन करते हैं। यदि हमको गुना मालूम है तो ये अपने आप निकल आएगा, सरल हो जाएगा। तो ये इसका कितने गुना होगा उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, सापेक्ष वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, सापेक्ष वैद्युतशीलता। रिलेटिव परमिटिविटी क्या बोलेंगे, सापेक्ष वैद्युतशीलता। क्या बोलेंगे, सापेक्ष वैद्युतशीलता। इसका एक नाम और है यार, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब बहुत लोग बिल्लिया के बोलेंगे ये के वो के अलग है, मतलब एक ही है, एक नहीं है। ये के और वो के एक नहीं है, ये के ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, मतलब विद्युत स्थिरांक। और ये हिंदी में बोलते हैं इसको परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। हिंदी में क्या बोलेंगे, परावैद्युतांक। क्या बोलेंगे, परावैद्युतांक। पानी के लिए ये 80.4 होता है, 80 और 81 के बीच मान लेते हैं। टेम्परेचर के साथ इसकी वैल्यू चेंज होती है, पक्का कांस्टेंट नहीं है। ध्यान रखना, आवृत्ति और ताप के साथ ये भी बदलते हैं, लेकिन ना बदले तब स्थिर होते हैं। तो इससे चाहे आप सुनिएगा, लिख लीजिए, ये सुनिए, इसका मतलब एप्सिलॉन को लिखें एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट या के एप्सिलॉन नॉट। ये के माध्यम का गुण है, अलग अलग माध्यम का अलग अलग होगा, किसी के लिए 3 होगा, किसी के लिए 5 होगा, किसी के लिए 7 होगा। लेकिन ये जितना ज्यादा होगा बल उतना ही डिक्रीज होगा, उतना ही कम होगा। कम यही करता है। फिर से बोल रहे हैं, Q1 Q2 पर उतने बल लगा रहा, लेकिन Q2 पे लगने वाला परिणामी बल कम हो जाता है। Q1 कुछ नहीं करता भाई, Q1 का दोष मत देना, वो कुछ नहीं करता है, माध्यम कर देता है। अब अलग बात है कि माध्यम को इंड्यूस यही लोग करते हैं। कौन करते हैं, इंड्यूस यही करते हैं। माध्यम में जो चार्ज आते हैं ध्रुवीकरण के कारण, वो करते ही हैं, लेकिन विरोध फिर वो करता है, विरोध फिर ये करता है। इसीलिए इनको बोलते हैं विद्युतशीलता। जितनी ज्यादा विद्युतशीलता उतना ज्यादा विरोध, जितनी ज्यादा विद्युतशीलता उतना ज्यादा विरोध। एक बार और, जितनी ज्यादा विद्युतशीलता उतना ज्यादा विरोध, उतना ही बल घटेगा। तो अब आप बताइए, आपने लिखा था एफ, क्या लिखा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां रख देंगे वैल्यू, ये तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये हो गया किसी माध्यम के लिए। अब कोई बोलेगा Q1 Q2 में कितना फोर्स लगा रहा, Q1 Q2 पे अभी भी इतना फोर्स लगा रहा है। ये देखो, Q1 Q2 पे अभी भी इतना फोर्स लगा रहा, कितना लगा रहा, इतना। Q1 का Q2 पे फोर्स नहीं बदला, इस पे कुल फोर्स बदल गया है। अब बता तो चुके पीछे। अब
सुनो बेटा, अभी हिंदी में पहला लेक्चर हमारा है, धीरे धीरे हिंदी हमारी मजबूत करेंगे और अच्छी हिंदी लिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया पढ़ाएंगे। थोड़ा आप लोग हिंदी वाले मेहनत करेंगे, गारंटी हमारी है बढ़िया कॉन्सेप्ट। जेई लेवल तक के क्वेश्चन कराएंगे, आप PYQs कराएंगे जो पिछले साल क्वेश्चन आए हैं, आप भरोसा रखिए, ठीक है। चलो अब एप्सिलॉन का मात्रक और बीमा निकाल देते हैं। आप देखिए, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट का देखिए, चलो बच्चों देखो, एप्सिलॉन हो जाएगा ऐसा। अब देखो, धारा, विद्युत धारा Q बटे समय होता है, तो Q क्या हो जाएगा, IT। T कैपिटल, बेटा बीमा में क्या लिखते हैं, कैपिटल। अच्छा देखो, विद्युत धारा 7 मूल राशियों में एक है, आवेश जो है वो व्युत्पन्न राशि है, लेकिन विद्युत धारा तो 7 में से एक मूल है। तो I को क्या लिखेंगे, देखिए एम्पियर, क्या लिखेंगे एम्पियर। T को क्या लिखेंगे, टाइम। 80 इंटू 80 फोर्स। अभी हम शायद बार बार फोर्स बोल रहे हैं, आप बल समझिएगा प्लीज यार। फोर्स माने बल, MLT माइनस 2 RL स्क्वायर, M इनवर्स L क्यूब। देखो L पावर 3 गया, माइनस हो गया यार, ठीक है। और ये T पावर 4 T स्क्वायर, और ये ऊपर गए 4 A स्क्वायर, A स्क्वायर। जो इसकी बीमा होगी, जो इसकी बीमा होगी वही किसकी होगी, एप्सिलॉन नॉट की। अरे वहां एप्सिलॉन नॉट होगा, बाकी कोई अंतर आएगा नहीं। लेकिन लेकिन देखिए, एप्सिलॉन R होता है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, या K इक्वल टू ये होता है परावैद्युतांक। ये दो समान राशियों का अनुपात है, इसलिए क्या होगा, बीमाहीन। क्या होगा, बीमाहीन। ये बीमाहीन राशि है, कौन, ये K, या सापेक्ष विद्युतशीलता। कैसी राशि है, बीमाहीन। बोलो क्लियर, कोई बीमा नहीं होगी। और यूनिटहीन, यूनिटहीन मीन्स मात्रक विहीन। ये आपका हो गया। एक चीज और, जब ये इसमें फोर्स लगा रहा तो इसका फोर्स इसमें इतने होगा। मान लो और चार्ज रखे हैं, वो अपना इसमें फोर्स लगाएंगे, तो जैसे इसमें मान लो ये इसमें इतना फोर्स लगाया तो ये इतना लगाएगा। मान लो एक चार्ज यहां लगा रहा, ठीक है, इसमें लगने वाला फोर्स बदल जाएगा, लेकिन ये इतना लगाएगा। माने दो चार्जों के बीच लगने वाला बल तीसरे चार्ज के कारण प्रभावित नहीं होता है। अब आप कहें क्या बोल रहे हैं, सुनो। जैसे मान लो ये अभी इसमें 10 न्यूटन लगा रहा है, 10 ही लगाएगा। अब कोई और लगाएगा तो इसमें कुल बल बदल सकता है, लेकिन ये 10 ही लगाएगा, और चार्ज के कारण ये अपना बल कम नहीं करेगा। जैसे मान लो ये इसमें बल लगा रहा, मान लो 10 न्यूटन, कोई और चार्ज है वो भी लगा दिया, वो भी लगा दिया, तो इसमें कुल बल इन सभी का क्या होगा, सदिश योग। क्या होगा, सदिश योग से निकालेंगे, वेक्टर सम से निकालेंगे। लेकिन ये इसमें जितना फोर्स लगा रहा था उतने लगाएगा, ये 10 ही लगाएगा। इनके कारण इसका फोर्स जो ये लगा रहा है इस पे कम नहीं होगा, ये उतना लगाएगा, इस पे कुल फोर्स बदल जाएगा, ये कम नहीं करेगा। माने दो आवेशों के बीच लगने वाला बल तीसरे या चौथे चार्ज की उपस्थिति कारण
कोई प्रभाव नहीं होता है, कुल बल में प्रभाव आएगा, व्यक्तिगत रूप से कोई प्रभाव नहीं है। अब देखो कूलॉम्स लॉ की सीमाएं क्या है, सुबह में बता दिए थे। ये बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, बिंदु आवेश क्या है बता दिए। अच्छा मान लो बिंदु आवेश ना हो तो क्या दिक्कत आएगी, जैसे मान लो एक ये है और एक ये है, इनमें मान लो दोनों में पॉजिटिव चार्ज का एक समान वितरण है, एक समान वितरण। ऐसा अब ये पास पास, जब पास पास रखे होते हैं तो ये इसको इंड्यूस करेंगे एक दूसरे को। चलिए आप इंड्यूस, हिंदी नहीं आ रही, हिंदी इंड्यूस की समझिए, प्लस प्लस को रिपेल करेगा तो प्लस का ये भाग के कुछ इधर आएंगे कुछ इधर आएंगे, मतलब जो पहले एक समान रूप से वितरित थे अब इधर इनका, इधर साइड इनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी, इधर साइड कम हो जाएगी, ऐसे इसमें इधर साइड संख्या ज्यादा हो जाएगी, इधर साइड क्या हो जाएगी कम। अच्छा ये दोनों, ये और ये सेम है यहां पे, समझिएगा, ठीक है। पहले आर डिस्टेंस ये थी, अब सेंटर जो ये डिस्टेंस मेजर करते हैं, सेंटर किसका, सेंटर चार्ज का सेंटर, किसके सेंटर से, मास के सेंटर से नहीं। तो आप बताइए जब जब किसी चीज का एक समान वितरण होता है तो सेंटर कहां होता है, ज्यामितीय सेंटर के पास, ज्यामितीय सेंटर के पास। आप यदि परसाल द्रव्यमान केंद्र पढ़े होंगे, यदि किसी गोले का द्रव्यमान एक समान वितरित है तो उसका द्रव्यमान केंद्र कहां होता था, के सेंटर पर। लेकिन यदि मान लो एक साइड का द्रव्यमान ज्यादा हो जाए एक साइड का कम, तो द्रव्यमान केंद्र कहां खिसकता था, हमेशा अधिक मास की ओर। तो जब ये चार्ज इधर ज्यादा हो जाएंगे तो जो इसका आवेशों का द्रव्यमान केंद्र है, आवेशों का जो केंद्र है वो यहां से ना होकर इधर खिसक जाएगा, इधर खिसक जाएगा, यहां से ना हो। तो पहले डिस्टेंस तो ये थी, अब डिस्टेंस ये हो जाएगी, यहां से यहां तक, पहले यहीं से यहां तक थी, अब यहां से यहां तक हो जाएगी। मींस अब का आर पहले के आर से क्या हो जाएगा, ज्यादा। और आप जानते हैं कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, आर बदल जाएगा तो एफ बदल जाएगा, यदि आर ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम। मींस यदि यही दूर दूर रखे हैं, दूर दूर हो गए, सुनो इनकी साइज भले ज्यादा है, बिंदु आवेश का मतलब नहीं कि जो आवेश बॉडी है वो छोटी ही हो, आवेश बॉडी बड़ी हो सकती है लेकिन वो खूब दूर हो जाए। अब एक बड़ी बॉडी को आप दूर से देखते हैं तो क्या दिखती है, छोटी ही ना दिखती है। लेकिन हाँ यदि ये पास पास रखे हैं तब ये नहीं है, क्योंकि सेपरेशन, इनके बीच की दूरी क्या है, इनकी साइज ज्यादा नहीं है। लेकिन ये इसी को यहां रखें और एक को वहां दूर रख दें, बिंदु आवेश हो जाएंगे, तब इनमें इंडक्शन नहीं होगा। तो आर देखो चेंज हो गया, पहले सुन लो, पहले आर यहीं तक था, अब आर यहां से यहां हो गया, आर बदल गया, आर बदल गया तो बल बदल गया। इस केस में बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कूलॉम्स लॉ किसके लिए ट्रू है, बिंदु आवेशों के लिए, क्योंकि बल घट जाएगा ना भाई, कहां पाएगा कूलॉम्स लॉ से, क्लियर। कूलॉम्स लॉ से एक्चुअल बल कब आएगा, जब ये कहां हो, दूर दूर। तो बिंदु आवेश के लिए क्लियर हो गया ना कि जरूरी नहीं है कि यार वो छोटा ही हो, आवेश बॉडी, आवेश पार्टिकल, आवेश बॉडी बड़ी हो सकती है लेकिन दूर दूर हो, क्या हो, दूर दूर। दूसरा इसका देखिए, दूसरा ये है कि ये दोनों स्थिर हो, यदि इनमें वेग होगा तो यार
आगे अगले चैप्टर में पढ़ोगे, जब आवेश गतिमान होता है, आवेश गतिमान होता है तो चुंबकीय क्षेत्र लगा देता है, चुंबकीय बल लग जाएगा। तब इसमें इसके बीच लगने वाले कूलॉम बल के अलावा एक चुंबकीय बल लग जाएगा। कूलॉम बस नहीं बचेगा, लॉ मॉडिफाइड हो जाएगा। कहने का मतलब कि कूलॉम के साथ चुंबकीय आ जाएगा। तो ये क्या होना चाहिए? स्थिर। क्या होना चाहिए? कम से कम एक होना चाहिए। मान लो अच्छा एक गति कर ही रहा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा और ये रेस्ट में रहेगा, स्थिर। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर ही बल लगता है, तो भले ये मोशन करेगा, ये रेस्ट, एक कोई स्थिर हो गया तब भी दिक्कत नहीं। लेकिन एटलीस्ट दोनों है तब तो है, एक भी स्थिर हो जाएगा तो कूलॉम्स लग जाएगा। लेकिन दोनों गतिमान है तो कूलॉम्स लॉ ट्रू नहीं होगा। दूसरा, नाभिक के अंदर जैसे मान लो प्रोटॉन है, प्रोटॉन को रिपल कर रहा, तो रिपल करते करते तो नाभिक को फोड़ देगा ना यार। तो क्या होता है सुनो, वहां पे जब ये 10⁻⁻15 मीटर से कम रखे होते हैं तो इनके बीच एक नाभिक बल लगता है। मतलब दोनों एटॉमिक पार्टिकल, जो एटॉमिक पार्टिकल माने बहुत छोटे, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और इनके बीच, न्यूट्रॉन के बीच तो कूलॉम्स नहीं लगेगा, लेकिन नाभिकीय बल लगता है। नाभिकीय बल का आवेश से कोई मतलब ही नहीं है, आवेश से वो क्या होता है? स्वतंत्र। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि दोनों आवेश के बीच की दूरी इससे कम है, इतने मीटर, इसको हम फर्मी दूरी बोलते हैं। फर्मी दूरी से कम, तब कूलॉम्स लॉ उपयोगी नहीं है। कौन बल लग जाएगा? नाभिकीय बल। कौन लग जाएगा? नाभिकीय बल। कौन लग जाएगा? नाभिकीय। क्लियर? नाभिकीय बल इससे क्या होता है? 100 गुना ज्यादा है, मीन्स ये उसके तुलना में नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्लियर? तो ये इसकी लिमिटेशन है।